हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अनुष्का एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आशीष तिवारी। आज का वीडियो होने वाला है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट के ऊपर। तो ये जो वीडियो है बहुत एग्जाम फोकस्ड रहेगी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर रहेगी। और एग्जाम भी अब दूर नहीं है और हम सब जानते हैं जो DUSOL के एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में वही चीजें आती हैं जो स्मार्ट स्टडी करने वाले स्टूडेंट्स पहले से कवर कर लेते हैं। इसलिए आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर, वो भी इंग्लिश में, जिनके डायरेक्ट एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ये क्वेश्चंस हमने रैंडम नहीं उठाए बल्कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और टीचर सजेशंस के बेस पर केयरफुली सिलेक्ट किए हैं। अगर तुम्हें ये 10 क्वेश्चन अच्छे से समझ लिए तो तुम मान लो तुम्हारा 80-90% एग्जाम हो जाएगा। सिंगल वीडियो ही आपके एग्जाम पर्पज से बहुत होती है। ओनली इस वीडियो से आप अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। और इस वीडियो में एक स्पेशल गिव अवे भी है आप सभी के लिए। वीडियो के बीच में हम कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, तो जो भी स्टूडेंट सबसे पहले और सबसे करेक्ट आंसर देगा तो स्टार्टिंग के 3 लकी विनर जो होंगे उनको हमारे नोट्स एब्सोल्युटली फ्री मिलेंगे। और ये विनर्स निकालते ही हम तुरंत अनाउंस कर देंगे हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पर। तो आप सभी हमारे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल को फॉलो करके रखिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वीडियो को पूरा देखो, स्किप मत करना, क्योंकि गिव अवे का क्वेश्चन किसी भी मोमेंट पे आ सकता है। और सबसे बेस्ट बात, हमारे लेक्चर्स फ्री हैं तुम्हारे लिए, एकदम 100% फ्री वीडियो सीरीज है। लेकिन अगर तुम्हें इन्हीं लेक्चर्स के वेल ऑर्गेनाइज नोट्स चाहिए तो उन्हें पेड नोट्स भी अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। प्राइस भी स्टूडेंट फ्रेंडली है एंड कॉम्बो पैक में आपके लिए ऑफर्स भी हैं। अगर आप सिंगल 1 नोट लेते हैं तो उसका प्राइस ओनली 45 रुपीज़ है। एंड अगर आप एक से ज़्यादा सब्जेक्ट्स के नोट्स लेते हैं तो उसका प्राइस आपको 40 रुपीज़ पर नोट्स अकॉर्डिंग पड़ेगा। और जिन स्टूडेंट्स का 6 सब्जेक्ट्स का थ्योरी एग्ज़ाम होगा, अगर वो अपने ऑल सब्जेक्ट्स के नोट्स लेना चाहते हैं तो आपको 5 नोट्स ही लेने पड़ेंगे। 1 नोट आपको फ्री में मिलेगा। ऐसे ही जिन स्टूडेंट्स के 7 सब्जेक्ट्स थ्योरी के हैं और अगर वो अपने ऑल सब्जेक्ट्स का कॉम्बो लेना चाहते हैं तो उन स्टूडेंट्स को भी ओनली 6 सब्जेक्ट्स के नोट्स लेने होंगे। एक नोट्स आपको फ्री मिलेगा। बस एक छोटा सा मैसेज करना है गिवन नंबर पर जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आई नीड नोट्स, एंड नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अदरवाइज तो आपके पास ये वीडियो लेक्चर्स हैं, आप इसमें से भी पढ़ सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर, जो तुम्हारे DSOL एग्जाम के लिए गेम चेंजर साबित होंगे। तो स्टूडेंट, अगर किसी स्टूडेंट्स को इन्हीं सब्जेक्ट्स को डीपली पढ़ना हो तो हमें इनकी चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर भी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप उनको भी देख सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे एक क्वेश्चन आ रखा है, व्हाट इज मेंट बाय कोऑर्डिनेशन, व्हाई इज इट कॉल्ड द एसेंस ऑफ मैनेजिंग। और इसी का एक आप कह सकते हैं वेरिएशन क्या आ सकता है, मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइव्स। हमें इसके ऊपर लिखना है। अब मैं आपको पहले ही बता दूं कि हमारा जो आंसर राइटिंग होता है वो किस बेसिस पे होता है। हमारे जो आंसर राइटिंग पॉइंट्स होते हैं, आपको पहली बात आपको पूरा डिटेल में ही मिल रहा है, आंसर राइटिंग पॉइंट्स नहीं मिल रहे हैं, बस आपको इस वीडियो में फुल डिटेल में मिल रहा है। इस वीडियो में हमारा जो आंसर होगा वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा। इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, और हमारा जो है वो होगा लास्ट पार्ट, कंक्लूजन। सो ये हमारे 3 पार्ट्स हैं एंड ये 3 पार्ट्स आपको अपने आंसर में इंक्लूड करने हैं। हम जो डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन और मेन बॉडी और कंक्लूजन के लिए मैं थोड़े सेकंड के लिए रुक जाऊंगी। आप वीडियो पॉज करके कंक्लूजन पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगर आपको इंट्रोडक्शन और मेन बॉडी पता है तो आप कंक्लूजन अपने आप बना लेंगे। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर, व्हाट इज मेंट बाय कोऑर्डिनेशन, व्हाई इज इट कॉल्ड
Why is it called essence of management? तो यहाँ पर अगर हम आए, हाँ, इंट्रोडक्शन पे, जो कोऑर्डिनेशन एक फंडामेंटल फंक्शन है मैनेजमेंट का, और ये इंश्योर करता है कि जो एक्टिविटीज़ हैं, डिपार्टमेंट्स है और जो इंडिविजुअल है ऑर्गेनाइजेशन के, वो एक साथ इकट्ठे काम करता है एक कॉमन गोल की तरफ। ठीक है। और जो मॉडर्न टाइम्स में ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत क्रूशल पार्ट हो चुकी है हमारी डेली लाइफ्स का, क्योंकि हमें गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे ब्लिंकिट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे बहुत सारे लोग जो अनएम्प्लॉयड थे वो ब्लिंकिट, जेप्टो, स्विगी के आने से दे आर एम्प्लॉयड नाउ, और एक सोशल स्टेबिलिटी देता है जो मैनेज दिस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवली। कोऑर्डिनेशन एक इम्पॉर्टेंट और एक एसेंशियल पार्ट बन जाता है जो कि बाइंड करता है सारे मैनेजरियल फंक्शंस को और ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस को। ठीक है, अब आता है मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है? कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है एक प्रोसेस जहाँ पर हम एफर्ट्स को इंटीग्रेट करते हैं, मतलब मिलाते हैं किसके, अलग अलग इंडिविजुअल और डिपार्टमेंट्स के, ताकि एक स्मूथ वर्क हो, एक यूनिफाइड वर्क हो, एक एफिशिएंट मैनर में हम काम कर सकते हैं। ये एलिमिनेट क्या कर देता है, कन्फ्यूजन हटा देता है, ओवरलैपिंग टास्क कम हो जाती हैं, कॉन्फ्लिक्ट एम्प्लॉयज़ के बीच में कम हो जाते हैं। कोऑर्डिनेशन है वो इंश्योर करता है कि जो सारी एक्टिविटीज़ है वो अलाइंड है हमारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव से। कोऑर्डिनेशन ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। कोऑर्डिनेशन एसेंस क्यों है मैनेजमेंट का? अब इसमें इसके ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट, तो इस पर आपको फोकस करना है। इंटीग्रेट करता है सारे फंक्शन को, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये कभी भी इफेक्टिवली वर्क नहीं कर सकता अगर कोऑर्डिनेशन ठीक नहीं है। कोऑर्डिनेशन ही नहीं है तो हार्मोनाइज कैसे रहेंगे हमारे फंक्शंस, राइट? इंश्योर्स यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं जैसे मार्केटिंग, फाइनेंस, प्रोडक्शन एंड एचआर हो गया, उनके डिफरेंट गोल्स होते हैं, लेकिन जो कोऑर्डिनेशन है वो इंश्योर करता है कि ये सारे एक सेम ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव की तरफ वर्क करें। कॉन्फ्लिक्ट रिड्यूस कर देता है, ये हेल्प करता है रिजॉल्व करने में डिपार्टमेंटल के जो भी डिस्प्यूट्स हैं, और प्रमोट करता है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग एम्प्लॉयज। ठीक है। इम्प्रूव्स एफिशिएंसी। एक वेल कोऑर्डिनेटेड ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो, उसमें बहुत कम डुप्लीकेशन ऑफ वर्क होता है, सेव टाइम करता है और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है। एसेंशियल इन मॉडर्न लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ग्रो करती है साइज में, कॉम्प्लेक्सिटी में, कोऑर्डिनेशन में, जो कि बहुत एसेंशियल पार्ट होता है, बहुत नेसेसरी पार्ट होता है मैनेजमेंट का। ठीक है। सॉरी। सो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स। जो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे बिजनेस फर्म्स, हॉस्पिटल, स्कूल्स, बैंक्स, आईटी कंपनीज, एनजीओ, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन आवर सोसाइटी। ये हमें गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, प्रमोट करते हैं सोशल डेवलपमेंट, सपोर्ट करते हैं इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, एफिशिएंसी इंक्रीज करते हैं सोसाइटी में। कैसे कि जो टेक्नोलॉजी है, मैनेजमेंट है और जो कोऑर्डिनेशन है, ये सर्विसेज डिलीवर करने में हेल्प करते हैं, फास्टर भी और इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ भी। इसलिए ये रिमेन करता है डीपली कनेक्टेड टू आवर रूटीन। ये हमारा कंक्लूजन का पार्ट है, आप इसे देखकर पढ़ सकते हैं। तो ई कॉमर्स क्या, हमें उसकी सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स बताने और हमें बताना है कि कंसिडरेशन क्या हमारे मन में रहनी चाहिए जब हम एक फॉर्म ऑफ बिजनेस को चूज करें। इंट्रोडक्शन पे हम आएंगे। इंट्रोडक्शन पे हमने देखा कि जो ई कॉमर्स है वो बाइंग और सेलिंग से डील करता है, किस चीज़ की, गुड्स की, सर्विसेज की और इंफॉर्मेशन की, एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर। मेनली इंटरनेट से, हम ऑब्वियसली अगर इंटरनेट नहीं होगा तो ये कैसे चीज़ें चलेंगी। आज के डिजिटल एरा में चूजिंग द राइट फॉर्म ऑफ बिजनेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपकी ऑनलाइन सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन भी एक कंसिडरेशन रहती है आप जब कोई बिजनेस चालू करते हो तो। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है एक एंटरप्रेन्योर के लिए। A suitable business form and secure online environment help an organization to operate smoothly and win customers trust। ठीक है। फिर यहाँ पर
मीनिंग ऑफ ई कॉमर्स, ई कॉमर्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इज अ बिजनेस मॉडल वेयर कमर्शियल ट्रांजैक्शन जो है वो कंडक्ट की जाती है ऑनलाइन। इंक्लूड करता है ऑनलाइन शॉपिंग, डिजिटल पेमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक डेटा एक्सचेंज, ऑनलाइन बैंकिंग एंड इंटरनेट बेस्ड मार्केटिंग। सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स क्या हो सकते हैं? हैक हो सकता है, डेटा थेफ्ट हो सकता है बहुत इजीली, कस्टमर के डेटा, क्रेडिट कार्ड नंबर्स वगैरह। फिशिंग एंड आइडेंटिटी थेफ्ट, फिशिंग या आइडेंटिटी थेफ्ट क्या होता है? जो फेक वेबसाइट या ईमेल्स होती है जो कि यूज़ करी जाती है यूज़र के पर्सनल इन्फॉर्मेशन को चोरी करने के लिए। पेमेंट फ्रॉड हो सकता है, फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन हो सकता है, मिसयूज हो सकता है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड वगैरह का। ठीक है, वायरस हो सकता है, मालवेयर अटैक हो सकता है, ऑथेंटिकेशन लैक हो सकता है, डिनायल ऑफ सर्विस हो सकता है, टैक्स हो सकते हैं, पुअर नेटवर्क सिक्योरिटी हो सकती है, सॉरी पुअर नेटवर्क सिक्योरिटी हो सकती है। हैकर जो है वो ओवरलोड करते हैं वेबसाइट सर्वर्स को ताकि वो जेन्युइन यूजर्स कैन नॉट एक्सेस द सर्विस। इसको हम कहते हैं डिनायल ऑफ सर्विस। फिर है हमारा कंसिडरेशन वाइल चूजिंग अ फॉर्म ऑफ बिजनेस। एक नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, पहली चीज जो हमें कंसिडर करनी चाहिए वो है नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। ओके, ना ये क्या कहते हैं, सिंपल और स्मॉल बिजनेस में भी वो प्रोप्राइटरशिप के लिए सही है, लेकिन अगर आपको लार्ज स्केल बिजनेस चाहिए तो आपको कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस को कंसिडर करना चाहिए। कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या है उस बिजनेस की? बिजनेस जिसमें लार्ज कैपिटल होता है तो आपको पार्टनरशिप या कंपनीज चूज करनी चाहिए रादर देन सोल प्रोप्राइटरशिप। इसकी सोल प्रोप्राइटरशिप की मैं मतलब बता दूं, जहाँ पर एक सिंगल ओनर होता है वो हमारी होगी सोल प्रोप्राइटरशिप। कंपनी में हमारे नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, नंबर ऑफ सीईओज, मतलब हमारे पार्टनर नहीं बोलेंगे, डायरेक्टर्स बोलेंगे, वो बढ़ जाते हैं। पार्टनरशिप में दो या दो से ज़्यादा। ठीक है, डिग्री ऑफ कंट्रोल, जो ओनर है वो वांट कि उसका सारा कंट्रोल उसके पास रहे तो प्रोप्राइटरशिप करो, अगर आपको शेयर करना तो पार्टनरशिप या कंपनी रहो। लाइबिलिटी, अगर आपको प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप अगर मैं बोलूँ तो लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहती है, लेकिन अगर लिमिटेड लाइबिलिटी है तो वो अलग बात है, तो एलएलपी या कंपनी आप ले सकते हो। ईज ऑफ फॉर्मेशन, सो प्रोप्राइटर जो है ईजी टू स्टार्ट है, आप वो कर लो। कॉम्प्लेक्सिटी चाहिए, कॉस्टली जो है वो भी हमारी कंपनी में होती है। कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस, कंपनी जो है वो परपेचुअल एग्जिस्टेंस पे बेस्ड है। परपेचुअल एग्जिस्टेंस यानी कि क्या होता है परपेचुअल एग्जिस्टेंस? मेंबर्स में कम एंड डाई बट बिजनेस विल सस्टेन थ्रू अनफोर्सीन पीरियड, यानी कि बिजनेस चलता रहेगा। टैक्सेशन, किस बिजनेस में कितना टैक्स लगता है। ठीक है, गवर्नमेंट रेगुलेशन कि कहाँ स्ट्रिक्टर रूल हैं वगैरह वगैरह, उस हिसाब से भी हमारा होता है। ये हमारा अगेन कंक्लूजन का पार्ट है, आप एक बार पढ़ सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमें ओपीसी के बारे में बताना, उसके फीचर्स और एडवांटेजेस वगैरह बताने स्टार्टअप बिजनेसेस के लिए। और बोल रहा है हमें माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस का एक्सप्लेन करना, और कैसे एमएसएमईज इंडस्ट्री इज कंसिडर्ड एज बैकबोन ऑफ एन इकोनॉमी। हो गया। सो ओपीसी क्या होता है? वन पर्सन कंपनी होता है जहाँ पर एक सिंगल एंटरप्रेन्योर होता है, वो एक फॉर्मल कॉर्पोरेट एंटिटी जिसकी लाइबिलिटी लिमिटेड रहती है, उसको वो रन करता है। माइक्रो स्मॉल मीडियम हम आगे ही डिस्कस करेंगे, आप एक बार पढ़ लीजिए इंट्रोडक्शन में क्या लिखा था, पीछे आप जाके देख सकते हैं। ओपीसी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि वन पर्सन कंपनी में ये एक इंडिविजुअल, सिंगल इंडिविजुअल चालू कर सकता है। जैसे अगर मैं बात करूँ सोल प्रोप्राइटरशिप की, तो वो एंजॉय करता है बेनिफिट्स ऑफ अ कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, जो कि सोल प्रोप्राइटर में नहीं होता। तो उसमें जो ये लिमिटेड लाइबिलिटी और सेपरेट लीगल एंटिटी है, ये सारे वो फीचर्स हैं जिनकी मैं बात कर रही थी। सिर्फ वन पर्सन ओपीसी बना सकता है। लाइबिलिटी जो ओनर है वो लिमिटेड है, कितने तक लिमिटेड है? जितना उसने कैपिटल इन्वेस्ट किया है। उसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है, मतलब वो ओनर से डिस्टिंक्ट है, ओनर और कंपनी अलग हो गई। परपेचुअल सक्सेशन हो गया। नॉमिनी है, नॉमिनी यानी जैसे हम बैंक में अकाउंट बनाते हैं तो हमारा ओनर हम रहेंगे लेकिन एक नॉमिनी भी रहेगा, जैसे हम ओपीसी में भी होता है। जो नॉमिनी है वो अपॉइंट की जाती है, इज अपॉइंटेड हु कैन टेक ओवर इन द केस ऑफ ओनर्स डेथ। ओनर की डेथ होगी तो नॉमिनी टेक ओवर कर लेगा।
जो इसका जो स्टेटस है वो कॉर्पोरेट स्टेटस रहता है, मीनिंग ये प्रॉपर्टी ओन कर सकता है, एंटर कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट में स्यू कर सकता है और इसको स्यू भी किया जा सकता है। ठीक है, एडवांटेजेस क्या है स्टार्टअप के लिए? लिमिटेड लाइबिलिटी जो है वो प्रोटेक्ट करती है पर्सनल एसेट्स। कंप्लायंस रिक्वायरमेंट जो है वो बहुत सिंपल होती है एज कम्पेयर टू प्राइवेट। बहुत इजी एक्सेस होता है फंड्स मांगना बैंक से, इन्वेस्टर से। फुल कंट्रोल जो होता है वो उसी के हाथ में होता है। बिजनेस कंटिन्यूटी होती है क्योंकि परपेचुअल सक्सेशन का बेनिफिट इसके साथ मिलता है। अब आते हैं माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस में। तो डेफिनेशन क्या एमएसएमईज की? जो एंटरप्राइजेज है जो कि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस एक्टिविटीज़ में डील करती हैं, तो उनको क्लासिफाई किया जाता है किस बेसिस पे, कितना अमाउंट उसमें इन्वेस्टेड है और कितना एनुअल टर्नओवर या अपना सेल्स बना रही है। जो माइक्रो एंटरप्राइजेज है वो स्मॉलेस्ट इन्वेस्टमेंट वो लेता है और टर्नओवर भी उसका स्मॉल ही रहता है। स्मॉल एंटरप्राइजेज और आर मीडियम स्केल एंटरप्राइज, और जो मीडियम एंटरप्राइज है उनका थोड़ा इन्वेस्टमेंट लिमिट हायर रहते हैं। तो ये जो कैटेगरीज हैं ये हमें किस हेल्प करता है डिटरमाइन करने में गवर्नमेंट सपोर्ट, लोन और बेनिफिट्स को। एमएसएमई हमारी इकोनॉमी की बैकबोन, क्योंकि ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट को कम करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करते हैं, स्मॉल बिजनेसेस वेंचर्स को प्रमोट करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं सिग्निफिकेंटली एक इंडस्ट्रियल आउटपुट, ट्रेड और एक्सपोर्ट्स में। एनकरेज कर देता है हमारे रीजनल डेवलपमेंट्स को, इनोवेशन को ड्राइव करता है और फ्लेक्सिबल और रेजिलियंट है क्योंकि बहुत क्विकली आप मतलब मार्केट के चेंजेस पे अडेप्ट कर लेता है। कंक्लूजन आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन है नेक्स्ट, व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप? कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट कमर्शियल एंड सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। फिर हमारा व्हाट इज बिजनेस एनवायरनमेंट? डिस्कस द स्ट्रैटेजीज फॉलोड बाय द मैनेजमेंट टू डील विद अनसर्टेन एनवायरनमेंट। इंट्रोडक्शन पे आते हैं। जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो एक प्रोसेस है जब आप आइडेंटिफाई करते हो, क्रिएट करते हो, मैनेज करते हो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को ताकि आप अचीव कर सको प्रॉफिट को और सोशल गोल्स को। एंटरप्रेन्योर जो है उनकी जो ड्राइव है इकोनॉमिक ग्रोथ की, वो जॉब्स क्रिएट करके, इनोवेशन करके और कंट्रीब्यूट करके वेल्थ और सोशल डेवलपमेंट में। ठीक है, वो इन सब चीज़ों को ड्राइव करता है। एट सेम टाइम जो बिजनेस है वो ऑपरेट करते हैं डायनामिक एनवायरनमेंट में, अफेक्टेड होते हैं इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स से। अंडरस्टैंड करना बिजनेस एनवायरनमेंट और उसको अडॉप्ट करना सूटेबल स्ट्रैटेजीज के साथ, और ताकि वो एक ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प कर सके। ठीक है, ये होता है हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट। फिर उसके बाद है मेन बॉडी। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या है? ये इन्वॉल्व करता है स्टार्ट करना, ऑर्गेनाइज करना, मैनेज करना बिजनेस वेंचर्स को जो कि आप कैलकुलेटेड रिस्क्स में करते हो। कंपैरिजन क्या है कमर्शियल एंड सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का? कमर्शियल एंटरप्रेन्योरशिप का प्राइमरी फोकस होता है प्रॉफिट को बढ़ाना। जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ को ताकि जो हमारे ये रिसोर्सेज हैं वो फाइनेंशियल गेन में आप यूज़ कर पाएँ या फिर उसको कुछ फाइनेंशियल गेन में हमें फ़ायदा मिले। जो मोटिवेशन है वो पर्सनल होती है rather और प्रॉफिट के ऊपर रहती है। एग्जाम्पल कह सकते हैं टेक स्टार्टअप्स, ई कॉमर्स फर्म, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप होती है सोशल वेलफेयर के ऊपर, एक सोसाइटल इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए। जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो एम करते हैं सोशल इश्यूज सच एज एजुकेशन, हेल्थ केयर, पॉवर्टी और और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। इनका मोटिवेशन ही यही रहता है कि कम्युनिटी को बेनिफिट मिले, प्रॉफिट हमें अर्न करने से ज़्यादा मतलब नहीं है। एनजीओ हो गए, बिजनेस एड्रेसिंग क्लीन वाटर वगैरह हो गए। ये बिजनेस एनवायरनमेंट स्ट्रैटेजीज क्या है? बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब होता है एक इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशन और डिसीजन जैसे इकोनॉमिक कंडीशंस वगैरह को अफेक्ट करती हैं। हम एक सेकेंड गाइस। हम कहाँ थे? ये तो हमारा हो गया था। स्ट्रैटेजीज क्या है? हम ये अनसर्टेनिटीज को हैंडल कर सकते हैं, एनवायरनमेंट का स्कैन कर सकते हो, रेगुलर मॉनिटर कर सकते हो, मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट रेगुलेशंस क्या हैं। फ्लेक्सिबल प्लानिंग अडॉप्ट कर सकते हो, अडेप्टेबल प्लान और रिस्पॉन्ड कर सकते हो चेंजेस को क्विकली। डाइवर्सिफिकेशन, आप अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपेंड कर सकते हो।
इनोवेशन डेवलप कर सकते हो, न्यू आइडियाज और प्रोडक्ट्स को, रिस्क मैनेजमेंट पे ध्यान दे सकते हो, कंटिजेंसी प्लान्स या फिर पोटेंशियल रिस्क को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। स्ट्रैटेजिक अलायंस, कंटिजेंसी का मतलब मैं पहले भी बहुत सारी वीडियोस में बता चुकी हूँ, कोई भी ऐसी चीज़ जो किसी चीज़ पे डिपेंडेंट हो, ठीक है। स्ट्रेटेजिक अलायंस कोलैबोरेट कर सकते हो ऑर्गेनाइजेशन के साथ, रिसोर्सेज के साथ। कंक्लूजन में वैसे ज़्यादा कुछ है नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, व्हाट इज मेंट बाय सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। हमें आर्ग्यूमेंट्स देने हैं फॉर और अगेंस्ट अजम्पशन ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय बिजनेस इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट। ये हमारा आ गया वैल्यू बेस्ड टाइप क्वेश्चन। एग्जैक्टली नहीं है बट हाँ आप कह सकते हैं, इसमें आप वैलिड लॉजिकल पॉइंट्स आपको यहाँ यूज करने हैं। Which businesses format brick and mortar, click brick and click would be more suitable for the following types of business: walking and running shoes, household table and hanging lamps, insurance policies. ओके, इंट्रोडक्शन पे आते हैं। जो कॉन्सेप्ट है बिजनेस का वो लिमिटेड नहीं है प्रॉफिट मेकिंग पे। कंपनीज जो है वो एक्सपेक्ट कर कंपनीज को मतलब कंपनी से एक्सपेक्टेड है कि वो कंसिडर करे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, जिसका मतलब है कंट्रीब्यूट करना पॉजिटिव वे में सोसाइटी को, ताकि मतलब ये सब तब करते रहना चाहिए तब आप बिजनेस में प्रॉफिट कमा रहे हो। एट द सेम टाइम जो मॉडर्न बिजनेसेस हैं उनको राइट फॉर्मेट चूज करना चाहिए। वो ब्रिक मोटार हो सकता है, क्लिक हो सकता है, ब्रिक एंड क्लिक जो कि हाइब्रिड है। मैंने पहले भी ये वीडियोस में बताया कि ये क्या है, आप पहले की वीडियोस भी चेकआउट कर सकते हैं, बट स्टिल हम इस पे डीप डाइव करते हैं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस की होती है रेफर्स टू द ऑब्लिगेशन ऑफ बिजनेस टू एक्ट इन वेज दैट बेनिफिट सोसाइटी beyond their primary objective or earn profit. It includes ethical practices, environmental protection, employee welfare, customer satisfaction and community development. बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पॉइंट है। एथिकल ऑब्लिगेशन, बिजनेस को मॉरल ड्यूटीज कंट्रीब्यूट करनी चाहिए सोसाइटी की। इन्हांस्ड रेप्यूटेशन, जो सोशली रिस्पॉन्सिबल कंपनीज हैं उनको ट्रस्ट गेन करना चाहिए, लॉयल्टी रखनी चाहिए जो कस्टमर्स की है उनकी तरफ, इन सब चीज़ का मतलब ध्यान देना चाहिए। लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी, जब आप सोशल और एनवायरमेंटल कंसर्न को करते हो तो वो इट कैन लीड टू सस्टेनेबल बिजनेस ग्रोथ। लीगल कंप्लायंसेस आप मीट करो, लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या है आपकी, सोशल नॉर्म्स क्या है आपके, एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन आपकी है कि नहीं। अब इसके साथ आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट क्या होगा, प्रॉफिट रिडक्शन, प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएगा, लैक होगी एक्सपर्टीज की, कॉन्फ्लिक्ट होगा बिजनेस के गोल के साथ, अनइक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बेसिकली आपको अपने ही पॉइंट्स को यू नो आपको दो तरफा खेलना है इस क्वेश्चन में। वॉकिंग एंड रनिंग शूज, इसके लिए हम बोलेंगे ब्रिक एंड क्लिक सूटेबल है। इसका हमें ऐसे ही नहीं छोड़ना, रीजन भी देना है। जो कस्टमर है उनको ट्राई करने होंगे शूज स्पेशली फिजिकली बिफोर बाइंग, जिसका मतलब ब्रिक हो गया, बट ऑल्सो अप्रिशिएट द कन्वीनियंस ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग, इसलिए ब्रिक एंड क्लिक दोनों। हाउस होल्ड टेबल हैंगिंग लैब, इसमें भी ब्रिक एंड क्लिक सेम रीज़न होगा, इसमें भी उनको देखना है या टैंजिबल आइटम है, फिजिकल आइटम हमें देखना है कैसे होगा, ड्यूरेबल है कि नहीं है, क्वालिटी अच्छी है कि नहीं है। इंश्योरेंस पॉलिसीज के लिए यूजली क्लिक बिकॉज एवरीथिंग इज नाउ ऑनलाइन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। व्हाट इज डिसीजन मेकिंग, ब्रीफली एक्सप्लेन द टेक्निक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। डिफाइन कम्युनिकेशन, व्हाई हैज कम्युनिकेशन अज्यूम्ड इम्पोर्टेंस इन मॉडर्न इंडस्ट्रीज एंड ऑर्गेनाइजेशन। जो डिसीजन मेकिंग और जो कम्युनिकेशन है बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल एस्पेक्ट्स हैं किस चीज़ के, मॉडर्न मैनेजमेंट के। जो डिसीजन मेकिंग है ये एक प्रोसेस है जिसमें हम सिलेक्ट करते हैं बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन अमंग ऑल्टरनेटिव्स टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। का मतलब क्या है, आपको एक चीज़ करनी है, आपने प्लान बनाया कि इस चीज़ को एक पॉइंट से, जो हमारा ए पॉइंट से बी पॉइंट है वहां तक जाने में मेरे को इतना टाइम लग रहा है, उस लेकिन ये एक वे है, उस तरफ और कितने सारे तरीके हो सकते हैं मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ पहुंच सकूं, फिर उनमें से जो बेस्ट वे है उसको चूज कर। कम्युनिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। जब आप इंफॉर्मेशन या आइडियाज एक्सचेंज करते हो तो दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है स्मूथ ऑपरेशन को होने में। मेन बॉडी क्या है, जो डिसीजन मेकिंग वो एक प्रोसेस है किस चीज़ का चूज करना, अप्रोप्रिएट एक्शन
आपने जब सेवरल ऑप्शंस आपके पास हो या सेवरल ऑल्टरनेटिव्स आपके पास ऑलरेडी हो, ताकि आप अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते, गोल को अचीव कर सकते। इसीलिए ये इन्वॉल्व करता है आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स, इवेल्युएटिंग ऑप्शन, सिलेक्टिंग द बेस्ट सोल्यूशन। ठीक है। टेक्निक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, डिसीजन ट्री एनालिसिस, जहाँ पर आप ग्राफिकल मेथड का यूज कर सकते हैं। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में आप हर एक ऑल्टरनेटिव को रैशनल चॉइस, मतलब आप रैशनल डिसीजन लेते हैं, आप अपना दिमाग का यूज करते हो, लॉजिकल डिसीजन लेते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग कर सकते हैं, मल्टीपल आइडियाज कोर सोल्यूशन को कलेक्टिवली देखते हैं बिफोर सिलेक्टिंग। स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। आप ये देख सकते हैं। डेल्फी टेक्निक क्या होता है, जब आप कंसल्ट करते हैं एक्सपर्ट्स को, अनोनिमसली रीच करते हो। साइमल्टेशन, ये क्या, यूजिंग मॉडल्स और सिनेरियोज टू प्रिडिक्ट आउटकम्स एंड गाइड डिसीजन, ये भी बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पॉइंट है। फिर उसके बाद है कम्युनिकेशन इन मॉडर्न इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन। जो कम्युनिकेशन है, एक प्रोसेस है जहाँ आप ट्रांसमिट करते हो अपने आइडियाज, इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शंस को वन पर्सन टू अनदर। ये वर्बल भी हो सकता है, नॉन वर्बल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, डिजिटल भी हो सकता है। इंपॉर्टेंस क्या है कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है, डिसीजन मेकिंग सपोर्ट रखता है। क्लियर कम्युनिकेशन अगर होती है तो वो मैनेजर्स को एक एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जिससे वो इफेक्टिव डिसीजन ले पाए। एम्प्लॉय मोटिवेशन इंक्रीज होती है, कॉन्फ्लिक्ट कम होता है, अडेप्टेशन टू चेंज जो एक इम्पॉर्टेंट और एसेंशियल होता है न्यू पॉलिसीज के लिए, कस्टमर रिलेशंस अच्छे होते हैं। हम यहाँ पर देख सकते हैं differentiate between formal and informal structure, explain the and illustrate divisional structure, what are its merits and demerits। जो ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर है वो डिफाइन करते हैं कि कैसे एक्टिविटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटी जो है वो अरेंज की जाती है ताकि अचीव कर सके ऑब्जेक्टिव्स को। जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अडॉप्ट करती है फॉर्मल और इनफॉर्मल स्ट्रक्चर्स को डिपेंडिंग ऑन उनकी जो नीड्स क्या है। जो दूसरा कॉमन मेथड है जहाँ पर आप ऑर्गेनाइज करते हो वर्क को, वो है डिविजनल स्ट्रक्चर। वहाँ पर ग्रुप एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट्स या रीजन या कस्टमर सेगमेंट्स के हिसाब से डिवाइड किया जाता है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, क्रिएटेड, कैसे क्रिएट किया, इंटेंशनली क्रिएट किया की जाता है ताकि एक स्पेसिफिक गोल को अचीव कर पाए। ये डिफाइंड होती है हायरार्की में, अथॉरिटी में, रोल्स में और रिस्पॉन्सिबिलिटीज में। कम्युनिकेशन जो है वो फॉलोज ऑफिशियल चैनल्स के पास, जो ऑफिशियल चैनल होते हैं लाइक ईमेल के थ्रू ही सब डिस्कस हो रहा है वैसा सब। रूल्स, पॉलिसी, प्रोसीजर्स इसमें सब होते हैं। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बेस के बिल्कुल उलट है, नेचुरली फॉर्म होता है अमंग एम्प्लॉयज़ के बीच में। एक होता है स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप, एक होता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट रिलेशनशिप। तो ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हो गया। स्टूडेंट टू स्टूडेंट रिलेशनशिप, फॉर्मल में आ गया स्टूडेंट टू टीचर। ये कभी फॉलो नहीं करता है ऑफिशियल हायरार्की। कम्युनिकेशन फ्री फ्लो होती है और पर्सनल होती है, हेल्प करता है बिल्डिंग रिलेशनशिप में, मोराल में, कोऑपरेशन में। एग्जाम्पल क्या हो सकता है, फ्रेंडशिप ग्रुप्स जो होती हैं, डिस्कशन सर्कल्स हो गए, लंच ग्रुप्स हो गए ऑफिस में। ठीक है। डिविजनल स्ट्रक्चर में आप रीजन के बेसिस पे आप डिवाइड करते हो कि रीजन 1, रीजन 2 के सेल्स, अकाउंटिंग, R&D टीम सब अलग होगी। जो डिविजनल स्ट्रक्चर है वो ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन है जिसमें डिपार्टमेंट्स जो है फॉर्म की जाते हैं प्रोडक्ट और सर्विसेज के बेसिस पे। मेरिट्स क्या क्या है, प्रोडक्ट फोकस रहता है, बेटर अकाउंटेबिलिटी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, एनकरेज होती है स्पेशलाइजेशन। डीमेरिट्स क्या है, हायर कॉस्ट है, कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम हो सकते हैं और रिस्क ऑफ कंपटीशन भी है और कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट भी है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एक्सप्लेन ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। ये कैसे डिफरेंट है ट्रांजैक्शनल लीडरशिप से। स्वॉट और ईटॉप एनालिसिस को हमें एक्सप्लेन करना है और इम्पोर्टेंट टूल्स जो है अप्लाइड की जाती है बिजनेस स्ट्रैटेजी के फॉर्मुलेशन में। लीडरशिप और स्ट्रैटेजिक एनालिसिस बहुत क्रूशियल और इफेक्टिव होते हैं हमारे मैनेजमेंट के लिए। जो ट्रांसफॉर्मेशनल और ट्रांजैक्शनल लीडरशिप होती है वो रिप्रेजेंट करती है दो डिस्टिंक्ट स्टाइल ऑफ गाइडिंग एंड मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज। उसी तरीके से स्वॉट और ईटॉप एनालिसिस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट और टूल्स होते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। हेल्प करता है मैनेजर्स को फॉर्मुलेट करने में इफेक्टिव बिजनेस स्ट्रैटेजीज। जो दोनों लीडरशिप हैं और जो स्ट्रैटेजिक टूल्स हैं वो इंश्योर करते हैं ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ और अडेप्टेबिलिटी।
ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप मतलब ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप एक स्टाइल है जहाँ लीडर्स इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं, इंकरेज करते हैं एम्प्लॉयज़ को ताकि वो अचीव कर सके हायर लेवल ऑफ परफॉर्मेंस एंड इम्प्रेस कर सके ऑर्गेनाइजेशनल चेंज को। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप फोकस ऑन विजन, इनोवेशन एंड लॉन्ग टर्म गोल्स। की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं? ये इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है एम्प्लॉयज़ को, एनकरेज करता है क्रिएटिविटी और इनोवेशन को, फोकस करता है लॉन्ग टर्म ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स पर और डेवलप करता है एम्प्लॉयज़ की स्किल्स और पोटेंशियल। डिफरेंस क्या है ट्रांजैक्शनल लीडरशिप में? जो ट्रांजैक्शनल लीडरशिप है वो फोकस करते हैं टास्क पे, रूल्स पे, रिवॉर्ड्स पे, पनिशमेंट्स पे। लीडर जो है वो इंश्योर करती है परफॉर्मेंस किस तरीके से, मॉनिटरिंग से, कंट्रोलिंग से। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप जो है वो मोटिवेट करती है एम्प्लॉयज़ को ताकि वो क्रिएट करे कमिटमेंट और एंथुजियाज्म, नॉट जस्ट बाय ऑफरिंग रिवॉर्ड। स्वॉट एनालिसिस पे आता है। ये हमारी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी सेट का एनालिसिस होता है जो कि हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को इंटरनल स्ट्रेंथ और वीकनेस और एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करने में। ये गाइड करते हैं स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को ताकि आप स्ट्रेंथ को लेवरेज कर पाए, यूज कर पाए, एड्रेस कर पाए वीकनेसेस पे काम कर पाए, एक्सप्लॉइट कर सके अपॉर्चुनिटीज को और थ्रेट्स को मिटिगेट कर सके। ई टॉप एनालिसिस क्या होता है? एनवायरमेंटल थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज प्रोफाइल। ये फोकस करता है एक्सटर्नल फैक्टर्स पे जैसे मार्केट ट्रेंड्स, कंपेटिटर्स, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज। ये हेल्प करता है एंटिसिपेटिंग चेंजेस में और मेकिंग प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजिक डिसीजन। इम्पोर्टेंस क्या है बिजनेस स्ट्रैटेजी की? जो दोनों ई टॉप और स्वॉट आई प्रोवाइड करते हैं क्लियर पिक्चर इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की। ये अनेबल करता है मैनेजर को ताकि वो एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाए, एक रियलिस्टिक आइडिया वो बना पाए, रिड्यूस कर पाए रिस्क को, आइडेंटिफाई कर पाए पोटेंशियल थ्रेट्स एंड वीकनेस को एडवांस में। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज मोटिवेशन? डिस्कस मैस्लोज सॉरी मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी। प्लानिंग इज लुकिंग अहेड एंड कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैक। हम क्लास 12th से पढ़ते हुए आए, सेम क्वेश्चन हमारा यहाँ पर भी है। क्वेश्चन नंबर 9 मतलब इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। मोटिवेशन और प्लानिंग कंट्रोल ये बहुत एसेंशियल फंक्शंस होते हैं हमारे मैनेजमेंट के। जो मोटिवेशन है वो ड्राइव करती है एम्प्लॉयज़ को ताकि वो बेटर परफॉर्म करे, अचीव कर पाए ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को। लेकिन जो प्लानिंग है वो और जो कंट्रोलिंग है वो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोसेस है। ये गाइड करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को टुवर्ड सक्सेस। अंडरस्टैंडिंग मोटिवेशन थ्योरीज जो और रिलेशनशिप वो है उसका प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग के साथ हेल्प करता है मैनेजर्स को टू मेक इफेक्टिव डिसीजन। मेन बॉडी पे आते हैं। मोटिवेशन का मतलब होता है एक इंटरनल ड्राइव होती है ताकि वो इंडिविजुअल को एक्शन लेने पे और अचीव करना उसके गोल पे हेल्प कर सके। मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी क्या कहती है? जो अब्राहम मैस्लो है उसने एक प्रपोज किए थे ह्यूमन नीड्स जो कि एक हायरार्की में प्रेजेंट है, एक पिरामिड में प्रेजेंट है जहाँ इंडिविजुअल्स को मोटिवेट किया जाता था। लोअर लेवल नीड्स को आप पहले सेटिस्फाई करेंगे फिर आप हायर वाले नीड्स पे जाएंगे। तो ये 5 लेवल्स थे। पहला था फिजियोलॉजिकल, बेसिक फूड, रोटी कपड़ा मकान वाला। सेफ्टी नीड, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, आपको डेंजर से प्रोटेक्शन है कि नहीं। सोशल नीड्स, आप सोसाइटी की तरफ बिलोंगिंग वाली फीलिंग आ रही है, लव, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप वाला आ गया इसमें। एस्टीम नीड्स यानी आपको रिकॉग्निशन मिल भी रही है आपके काम से कि नहीं। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड जहाँ पर पर्सनल ग्रोथ, क्रिएटिविटी, फुलफिलिंग वंस पोटेंशियल ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। इम्प्लीकेशन फॉर मैनेजमेंट, मैनेजर्स जो हैं वो मोटिवेट कर सकते हैं एम्प्लॉयज़ को बाय अंडरस्टैंडिंग विच लेवल ऑफ नीड्स करंटली इज अनफुलफिल्ड। प्लानिंग और कंट्रोलिंग, प्लानिंग जो है वो लुकिंग अहेड है लेकिन जो हमारे एक्शंस हैं हमें उनको डिसाइड करना पड़ता है ताकि आप अपने गोल्स को अचीव कर पाए। ये इन्वॉल्व करता है फोरकास्टिंग, सेटिंग गोल्स एंड प्रिपेयरिंग स्ट्रेटेजिक सिनेरियोज फॉर फ्यूचर। जैसे अगर कंपनी है, अगर वो एक न्यू प्रोडक्ट बना रही है, वो लॉन्च कर रही है अपने मार्केट रिसर्च के बेसिस। कंट्रोलिंग जो है वो लुकिंग बैक है क्योंकि वो इंश्योर करता है कि जो प्लान एक्टिविटीज़ हैं वो चल रही हैं। ठीक है।
इट इन्वॉल्व्स मेजरिंग परफॉर्मेंस, मेजर हो रही है परफॉर्मेंस, कंपेयर हो रही है स्टैंडर्ड के साथ, और करेक्ट करने के एक्शंस क्या मिल रही है। जो मॉनिटरिंग है वो सेल्स परफॉर्मेंस आफ्टर द प्रोडक्ट लॉन्च एंड मेकिंग एडजस्टमेंट। तो ये आप पढ़ सकते हैं। लास्ट आते हैं हमारा शॉर्ट नोट हमें दिखना है बीपीआर पर सिक्स सिग्मा एज अ मेथड टू इम्प्रूव क्वालिटी एंड एफिशिएंसी फ्रीलांसिंग लर्निंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पहला है बीपीआर, जिसको हम कहते हैं बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। इसका मतलब क्या होता है, एक रेडिकल रीडिजाइन होता है कोर बिजनेस का टू अचीव सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट प्रोडक्टिविटी में, एफिशिएंसी में, क्वालिटी में। ये इन्वॉल्व करता है आप जो भी आपका वर्क फ्लो चल रहा था, जो भी आप कर रहे थे, आपने सिग्निफिकेंटली कोर को ही आपने इम्प्रूव कर हटा दिया, कोई और चीज़ पे फोकस करने लगे, तो उसको हम बोलेंगे बीपीआर। इसके फीचर्स क्या क्या हैं, आप आप फोकस करते हो इंडिविजुअल टास्क पे, आप एम करते हो सब्सटेंशियल ब्रेक थ्रू इम्प्रूवमेंट्स पे, आप इन्वॉल्व करते हो टेक्नोलॉजी को। बेनिफिट क्या क्या है इसका, ये ऑपरेशनल कॉस्ट और साइकिल टाइम को रिड्यूस कर देता है, प्रोडक्ट और की सर्विस और क्वालिटी इंप्रूव होती है, इन्हांस करता है कस्टमर सेटिस्फैक्शन को। सिक्स सिग्मा क्या है, एक डेटा ड्रिवन मेथोडोलॉजी है, वो इम्प्रूव करता है क्वालिटी और एफिशिएंसी बाय आइडेंटिफाइंग एलिमिनेटिंग डिफेक्ट्स इन द प्रोसेस। फीचर्स क्या है, स्टैटिस्टिकल और एनालिटिकल टूल का यूज़ किया जाता है, फोकस किया जाता है किस पे, रिड्यूस करना वेरिएशन पे, एनकरेज करता है कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। बेनिफिट्स, ये प्रोडक्ट और सर्विसेज को इन्हांस करता है, कॉस्ट वेस्ट और एरर्स को रिड्यूस करता है, इम्प्रूव करता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन को। फ्रीलांसिंग का मतलब क्या था, जब आप वर्क करते हो इंडिपेंडेंटली मल्टीपल क्लाइंट्स के साथ, परमानेंटली एम्प्लॉयड बाय सिंगल ऑर्गेनाइजेशन। फीचर्स क्या क्या, फ्लेक्सिबिलिटी, आप वर्क में हो सकते हो, आपको लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट का कोई कमिटमेंट नहीं है, पेमेंट जो यूजुअली होता है वो प्रोजेक्ट बेस्ड होती है या आवरली बेसिस पे होती है। बेनिफिट्स क्या क्या, ये इंडिपेंडेंस और वर्क लाइफ फ्लेक्सिबिलिटी देता है, अलाउज अर्निंग पोटेंशियल बेस्ड ऑन स्किल एंड डिमांड, एनकरेज करता है स्किल डेवलपमेंट एंड सेल्फ रिलायंस। लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन हमारा लास्ट टॉपिक है। लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि कंटिन्यूसली एक्वायर करती है, शेयर करती है और अप्लाई करती है नॉलेज, ताकि वो परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सके, राइट। फीचर्स क्या क्या है इसके, एनकरेज करना कंटिन्यूस लर्निंग एंड नॉलेज शेयरिंग, प्रमोट करना इनोवेशन और क्रिएटिविटी को, एम्प्लॉयज़ को you know employees at all levels involved in problem solving and improvement। benefits क्या क्या है, enhance करना adaptability to change, improve productivity and innovation, fosters a culture collaboration and growth। बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पॉइंट था, राइट। तो यहाँ पर मैं आपसे जो गिव अवे की क्वेश्चन है, जो दो मेरे बचे हुए हैं, वो मैं आपको पूछ लेती हूँ। पहले तो आपको मेरे को बताना है कि हमारा जो क्लिक, ब्रिक, क्लिक, इनके मेरे को आपको एग्जाम्पल्स देने हैं, और आपको मेरे को जो एक लास्ट क्वेश्चन है वो मैं बताती हूँ आपको। आप मेरे को एक ऐसा कंपनी बताओ जो डिविजनल स्ट्रक्चर फॉलो करता है एंड या इतना ही था ना, इतने ही बचे थे, बाकी तो मैंने आपसे पूछ लिया था, आई थिंक एक, हाँ मैंने पूछ लिया था। तो ये वाले आपके क्वेश्चन हैं, ये आपको करने हैं। और स्टूडेंट्स ये थी हमारे नोट्स एंड हमारे मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें इन्हें ध्यान से समझा होगा और अपनी एग्ज़ाम प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग कर ली होगी। और याद रखो हमारे लेक्चर्स फ्री हैं, लेकिन अगर तुम चाहते हो वेल ऑर्गेनाइज नोट्स जो कि एग्ज़ाम के लिए एकदम परफेक्ट है, तो हमारे गिवन नंबर पर मैसेज करो
और अपने नोट सिक्योर करो। और हाँ, हर वीडियो में होता है गिव अवे, जिसके क्वेश्चन मैंने आपको अभी जो 2 बचे थे वो भी मैंने अभी आपको बता दिया। 3 लकी विनर्स बन सकते हो, फ्री नोट्स ले सकते हो। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को फॉलो करिए ताकि तुम्हें मिलते रहें एग्जाम फोकस्ड अपडेट्स और डीयू सोल के सारे इंपॉर्टेंट लेक्चर्स एंड गिव अवे के विनर्स। टिल देन स्टे फोकस्ड, स्टडी स्मार्ट और crush your exams. See you in next video.